नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनीनामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों के बारे में भी बताते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। पहली खबर, मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल सब्सिडरी रिलायंस रिटेल ने जूते और कपड़े बेचने वाली कंपनी वी रिटेल को खरीद लिया है। जानकारों के मुताबिक ये सौदा पिछली तिमाही में ही पूरा हो गया था, पर इसकी फाइनेंशियल डिटेल साझा नहीं की गई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वी रिटेल सेंट्रो स्टाइल के नाम से रिटेल चेन चलाती है। ये कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 32 सेंट्रो स्टोर्स ऑपरेट करती है। अप्रैल 2009 में शुरू हुई वी रिटेल आज दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइजिंग कंपनियों में से एक है। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल तेजी से विस्तार कर रही है और बीते 2 से 3 महीने में कंपनी ने सॉसियो, लोटस चॉकलेट और कैंपा कोला समेत कई ब्रांड्स का अधिग्रहण किया है। यही नहीं, दिसंबर 2022 की शुरुआत में कंपनी ने इंडिपेंडेंस के नाम से खुद का एफएमसीजी ब्रांड भी लॉन्च किया था। 23 जनवरी को आरआईएल का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की जेवी कंपनी विस्तारा ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही यानी तीसरी तिमाही में मुनाफा घोषित किया है। करीब 8 साल पहले कारोबार शुरू करने के बाद पहली बार इस कंपनी ने तिमाही आधार पर मुनाफा दर्ज किया है। हालांकि इस एयरलाइन ने तिमाही के दौरान हुए मुनाफे के आंकड़े का खुलासा तो नहीं किया, पर आय का आंकड़ा $1 अरब के पार निकल गया है पूरे वित्त वर्ष की अगर हम बात करें। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के मुताबिक तीसरी तिमाही में विस्तारा ने 33.06 लाख यात्री को कैरी किया और इस तरह कंपनी का मार्केट शेयर 9.2% रहा है। यही नहीं, इस एयरलाइन ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक यानी पहले 9 महीने में कामकाजी मुनाफे में रहने में भी सफलता हासिल की है। साथ ही टाटा ग्रुप की एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर के बाद नई कंपनी में $1.5 से $1.8 अरब का निवेश करने की भी योजना तैयार की है। तीसरी खबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपनी 10 मिनट वाली फूड डिलीवरी सर्विस जोमैटो इंस्टेंट को बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने इसे मार्च 2022 में ही यानी करीब 1 साल पहले ही लॉन्च किया था। कहा जा रहा है कि कंपनी को इस बिजनेस को बढ़ाने और मुनाफा वाला बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जोमैटो ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि इसे रीब्रांड किया जा रहा है। ये खबर ऐसे समय आई है जब कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने 800 नौकरियों का ऐलान भी किया है। 24 जनवरी को जोमैटो का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। साथ ही इंस्टेंट को बंद करने के एक दिन बाद ही जोमैटो ने अपनी गोल्ड मेंबरशिप सर्विस फिर से शुरू कर दी है। गोल्ड सर्विस को 3 महीने के लिए ₹149 के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर पेश किया गया है। जिन ग्राहकों ने कंपनी के प्रो प्लस नाम के पिछले लॉयल्टी प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया था, उन्हें भी पहले 3 महीनों के लिए गोल्ड का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रो प्लस सर्विस को 2021 में बंद कर दिया गया था। गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत रेस्टोरेंट में डाइन इन के साथ साथ प्रायोरिटी डिलीवरी और फूड ऑर्डर पर भी डिस्काउंट मिलेगा। 25 जनवरी को जोमैटो का शेयर 8% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने 7 सर्विस में एंट्री लेवल प्लान यानी मिनिमम मंथली प्लान की कीमत बढ़ाकर ₹155 कर दी है। यानी कि ₹99 की जगह अब ग्राहकों को हर महीने ₹155 का रिचार्ज करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे सस्ता प्लान अब पहले के मुकाबले करीब 57% महंगा हो गया है। आपको बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 1 GB डेटा और 300 SMS की सुविधा भी मिलेगी। नवंबर 2022 में एयरटेल ने सबसे पहले 2 सर्कल में यानी हरियाणा और ओडिशा में ₹99 वाला प्लान बंद कर दिया था। माना जा रहा है कि एयरटेल के बाद अब दूसरी टेलीकॉम कंपनियां खासकर वोडाफोन आइडिया प्लान महंगा कर सकती हैं, क्योंकि भारी खर्च के चलते वोडा आइडिया की हालत पहले से ही काफी खराब है। 24 जनवरी को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, बल्क टी का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मैक्लॉयड रसल इंडिया के बोर्ड ने कार्बन रिसोर्सेज के साथ एक एक्सक्लूसिव करार करने की मंजूरी दे दी है। यह करार कंपनी के कर्ज के वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS को लेकर विचार मोलतोल और आकलन करने के लिए किया गया है। इस करार की 60 दिन की अवधि है, जिसमें बीके खेतान ग्रुप की इस कंपनी के कर्ज के सेटलमेंट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल इस कंपनी पर लेंडर्स का 1700 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। गौरतलब है कि यह फैसला कार्बन रिसोर्सेज की ओर से कंपनी में 5.03% हिस्सा खरीद और कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए हॉस्टाइल बोली लगाने के 4 महीने के बाद लिया गया है। 23 जनवरी को मैक्लॉयड रसल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। छठी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी BPCL को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं और दोनों ही कारोबार के डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ी हैं। पहला यह कि BPCL ने फूड एंड बेवरेज यानी पेय पदार्थ से जुड़े सेगमेंट में एंट्री ली है। इसके तहत कंपनी ने बी कैफे के नाम से अपना कैफे आउटलेट
हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला है। दरअसल अपने पेट्रोल पंप्स पर फुटफॉल बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से उत्तर भारत में 20 ऐसे कैफे प्रस्तावित हैं जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2023 के अंत तक बढ़ाकर 50 तक करने की योजना है। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने राजस्थान में 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ एक करार किया है। हालांकि इस प्लांट को बनाने में लगने वाले समय और निवेश को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर यह करार 2040 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करने के मद्देनजर किया गया है। 23 जनवरी को बीपीसीएल का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी को लेकर 2 खबरें आई हैं। पहला यह कि जनवरी 2023 में कंपनी के पेंडिंग यानी बकाया ऑर्डर्स की संख्या बढ़कर 4.05 लाख हो गई है। दिसंबर 2022 में ये संख्या 3.63 लाख गाड़ियों पर थी। दरअसल कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में जिमी और फ्रॉन्क्स नाम की 2 एसयूवीज इंट्रोड्यूस की थी, जिनकी बुकिंग्स में लगातार इजाफा हो रहा है। जिमी की बुकिंग्स 11,000 और फ्रॉन्क्स की 4,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि कंपनी अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024 में अपनी पहली ईवी रोल आउट करेगी। साथ ही वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी की 5 और ईवी रोल आउट करने की भी योजना है, यानी कि वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी की कुल 6 ईवी लॉन्च करने की योजना है। 27 जनवरी को मारुति का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर येस बैंक से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट येस बैंक को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं, एक खराब और एक अच्छी। पहले खराब खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक के 81 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल आरबीआई की ओर से बैंक में नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने मार्च 2020 में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के 81 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया था। इस फैसले को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज और 63 मून्स जैसे बॉन्ड होल्डर्स ने चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को येस बैंक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जिसमें आरबीआई भी बैंक का साथ दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो बैंक 81 बॉन्ड होल्डर्स को सेटलमेंट के तौर पर इक्विटी हिस्सा यानी शेयरों की पेशकश कर सकता है। इस मामले पर येस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो यानी बद से बदतर हालात में भी बैंक के कोर कैपिटल यानी पूंजी पर केवल 3% का ही असर होगा, पर ओवरऑल कैपिटल पोजीशन पर कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। 23 जनवरी को 63 मून्स का शेयर करीब 5% और येस बैंक का शेयर करीब 8% गिरकर बंद हुआ था। अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिश टीवी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें येस बैंक ने गिरवी रखे शेयरों से जुड़े मामले में एसएल समूह की एफआईआर के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। एसएल समूह ने पुलिस पड़ताल की मांग की थी, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक की अर्जी को सुनने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है और 2 महीने में योग्यता के आधार पर फैसला लेने के लिए कहा है। 25 जनवरी को येस बैंक का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने 452 फ्रेशर्स को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का कहना है कि इंटरनल टेस्ट में खराब प्रदर्शन के चलते इन फ्रेशर्स को नौकरी से निकालना पड़ा है। कंपनी का यह भी कहना है कि इन फ्रेशर्स की ट्रेनिंग पर करीब 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च किया गया था। हालांकि कंपनी इस खर्च को वेव ऑफ कर देगी और निकाले गए फ्रेशर्स पर इसका बोझ नहीं आएगा, पर कंपनी के इस कदम की आईटी कर्मचारियों की यूनियन द नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट यानी नाइट्स ने निंदा की है और कहा है कि वो कंपनी के खिलाफ जांच के लिए लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करेंगे। नाइट्स के मुताबिक निकाले गए फ्रेशर्स को फरवरी 2022 या उससे पहले ऑफर लेटर दिए गए थे, पर लगभग 1 साल होने के बावजूद इनको नौकरी पर नहीं रखा गया और 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। लेकिन कंपनी पर भरोसा करते हुए इन फ्रेशर्स ने किसी और कंपनी का ऑफर भी नहीं स्वीकार किया है। 23 जनवरी को विप्रो का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, बैंकों ने जेपी इंफ्राटेक के 9,234 करोड़ रुपए के कर्ज को NARCL यानी बैड बैंक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कारोबार शुरू करने के करीब 1 साल बाद सरकार की ओर से समर्थित बैड बैंक का ये पहला अधिग्रहण है। आईडीबीआई बैंक के सीईओ राकेश शर्मा ने खाते का नाम तो नहीं बताया, पर इस ट्रांसफर की पुष्टि जरूर की। और आपको बता दें कि कुल 9 सरकारी बैंकों में से आईडीबीआई बैंक का जेपी इंफ्राटेक के कर्ज में सबसे ज्यादा 3,750 करोड़ रुपए का बकाया है। शर्मा के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक का लोन को ट्रांसफर होने से बैंक के ग्रॉस एनपीए में 2.2% की कमी होगी। 27 अक्टूबर 2022 को NARCL ने जेपी इंफ्राटेक के कर्ज के लिए स्विस चैलेंज ऑक्शन के तहत 3,570 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, पर बैंकों को कोई काउंटर बोली नहीं मिली थी।
चौथी खबर, एनएसई को लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज के कुछ पूर्व अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने सेबी के अप्रैल 2019 के फैसले पर रोक लगा दी है। सेबी ने एनएसई को 12% सालाना ब्याज के साथ 625 करोड़ रुपए का मुनाफा लौटाने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा एनएसई के पूर्व एमडी व सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णा को इस दौरान मिली सैलरी का 25% हिस्सा लौटाने के लिए भी कहा गया था। हालांकि इस मामले में सैट ने ड्यू डिलिजेंस के अभाव में एनएसई को सेबी के पास 100 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश भी जारी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एनएसई के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की रकम फ्री हो जाएगी, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी 1108 करोड़ रुपए की रकम जमा की जा चुकी है। ये मामला एनएसई की कोलोकेशन सुविधा के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में खामियों से जुड़ा है, जिसमें कुछ संस्थाओं को कथित तौर पर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला था। पर माना जा रहा है कि सैट के इस फैसले के खिलाफ सेबी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है। पांचवी खबर, कर्ज रेजोल्यूशन प्रक्रिया में से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के मामले में एनसीएलटी ने अगले आदेश तक स्टेटस को यानी यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। पिछले हफ्ते एनसीएलटी ने इस मामले में 23 जनवरी तक स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर जारी किया था। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स एनसीएलटी का अगला आदेश आने तक ई ऑक्शन का दूसरा राउंड नहीं करवा सकते, जो कि 23 जनवरी को करवाने की योजना थी। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को ई ऑक्शन के पहले राउंड में टॉरेंट ग्रुप ने 8,640 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, पर पहला राउंड खत्म होने के अगले ही दिन हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बोली को बढ़ाकर 8,950 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसके खिलाफ टॉरेंट ग्रुप ने एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की थी और लेंडर्स की ओर से ई ऑक्शन का दूसरा राउंड करवाने को भी चुनौती दी थी। छठी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेस यानी सीसीडी के नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल सेबी के इस फैसले के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर से जुड़ी कंपनी माइसोर अमेलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड यानी MACEL को कॉफी डे एंटरप्राइजेस की 7 सब्सिडरी कंपनियों की ओर से 3,535 करोड़ रुपए का फंड डायवर्जन किया गया है। सेबी ने अगले 45 दिन के अंदर यह जुर्माना जमा करने का आदेश जारी किया है। साथ ही सेबी ने MACEL और उससे संबंधित एंटिटी से ब्याज समेत पैसों की रिकवरी के लिए हर जरूरी कदम उठाने को भी कहा है, जिसके तहत एनएसई के साथ परामर्श की मदद से एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म की नियुक्ति की भी बात की गई है। 25 जनवरी को सीसीडी का शेयर 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, जेट एयरवेज की रेजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ी अच्छी खबर की उम्मीद में बैठे लोगों का इंतजार शायद थोड़ा लंबा होने वाला है। दरअसल जेट एयरवेज के लेंडर्स ने कंपनी के नए प्रमोटर्स जलान कैनलॉग कंसोर्शियम यानी जेकेसी को कंपनी का मालिकाना अधिकार ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। लेंडर्स ने एनसीएलटी के 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की है। जून 2021 में एनसीएलटी ने जेकेसी को जेट के रिवाइवल प्लान की मंजूरी दी थी, जिसके तहत कंसोर्टियम ने 1375 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव दिया था। इसमें से 900 करोड़ रुपए क्षमता विस्तार पर और 475 करोड़ रुपए का इस्तेमाल क्रेडिटर्स के क्लेम को सेटल करने पर होना था। पर लेंडर्स का कहना है कि रेजोल्यूशन प्लान की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए ये प्लान वैलिड यानी कि मान्य नहीं है। 25 जनवरी को जेट एयरवेज का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को टावर सेवाएं देने वाली कंपनी इंडस टावर्स वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आ गई है। तीसरी तिमाही में कंपनी को 708 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जहां पिछली तिमाही में कंपनी को 872 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दरअसल वोडा आइडिया से मिलने वाली बकाया रकम के चलते कंपनी ने इस तिमाही में 2,298 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर 2022 में वोडा आइडिया पर कंपनी का 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था, जिसका बड़ा हिस्सा दिसंबर 2022 तक और बाकी बचा हिस्सा जनवरी से जुलाई 2023 के बीच किस्तों में चुकाया जाना था। इंडस टावर के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर की देनदारी का बड़ा हिस्सा तो मिल चुका है, पर जनवरी की किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिस वजह से कंपनी ने ये प्रोविजनिंग की है और मुनाफे से घाटे में आ गई है। 25 जनवरी को इंडस टावर्स का शेयर 7% से ज्यादा और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 4.25% गिरकर बंद हुआ था। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की 31 जनवरी को अपने शेयरधारकों से इक्विटी में तब्दील होने वाले डिबेंचर्स पर एक बैठक के जरिए मंजूरी लेने की योजना है, जिसको 6 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। नौवीं खबर, वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL के अच्छे नतीजों के बावजूद कंपनी के शेयरधारक काफी चिंतित हैं।
शेयरधारकों की चिंता के पीछे बड़ी वजह यह है कि पेरेंट कंपनी यूनिलीवर को रॉयल्टी भुगतान की दर में बढ़ोतरी की गई है। एचयूएल के बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए रॉयल्टी भुगतान की दर 2.65% से 0.8% बढ़ाकर 3.45% करने को मंजूरी दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 जनवरी 2023 को 10 साल का करार खत्म हो रहा है, जिसके तहत एचयूएल को यूनिलीवर के ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज इस्तेमाल करने का फायदा मिलता है। और एचयूएल के मैनेजमेंट के मुताबिक यूनिलीवर ने रॉयल्टी भुगतान की दर में बढ़ोतरी की मांग भी की थी। एक तो ये फैसला शेयरधारकों को चौंकाने वाला था और दूसरा करार की अवधि को घटाकर 5 साल यानी आधा कर दिया गया है। अवधि घटने से ये संदेह पैदा हो रहा है कि क्या 5 साल बाद दोबारा फिर से ये दर बढ़ा तो नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि बीते शुक्रवार यानी 20 जनवरी को एचयूएल का शेयर करीब 4% लुढ़का था और बीते 5 दिन में भी हल्की गिरावट ही देखने को मिली है। 10वीं खबर, बुधवार 25 जनवरी को अदानी समूह के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अडानी समूह ने साफ तौर पर अपनी कंपनियों के शेयरों के वैल्यूएशन में हेराफेरी की है। इसके अलावा रिपोर्ट में अदानी पोर्ट पर यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी सालों से बही खातों में हेरफेर कर रही है। अदानी समूह की शेयर बाजार में 7 कंपनियां लिस्ट हैं, जिनमें 3 साल में 800% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है और इसे अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। 25 जनवरी को अदानी समूह के शेयरों में करीब 1 से 8% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। साथ ही दूसरी खबर में अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी कंपनी एग्नियस सिस्टम्स लिमिटेड यानी एएसएल ने डिफेंस कारोबार में एंट्री करने के लिए बल्गेरिया की कंपनी अरामको जेएससी के साथ जेवी किया है। इस जेवी में एएसएल की 56% और अरामको जेएससी की 44% हिस्सेदारी होगी। 23 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही फ्यूचर रिटेल यानी एफआरएल के रेजोल्यूशन प्लान को पूरा करने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 16 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है। जुलाई 2022 में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी और दिवालिया कानून के तहत यह प्रक्रिया 180 दिन यानी 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर सीओसी यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स 75% वोटिंग की स्वीकृति के साथ इसे 90 दिन के लिए और बढ़ाते हैं तो इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि एफआरएल के लिए रिलायंस रिटेल और अदानी ग्रुप समेत कुल 13 पार्टियों ने बोली लगाई है, पर यह बोली अभी भी शुरुआती दौर में ही है। इसी वजह से डेडलाइन को 3 महीने से बढ़ा दिया गया है। साथ ही दूसरी खबर में किशोर बियानी ने फ्यूचर रिटेल के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। 12वीं खबर, कोलकाता के साची ग्रुप की इंजीनियरिंग डिवीजन बीटीएल ईपीसी ने दिवालिया कंपनी मैकनेली भारत के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है। मैकनेली भारत के सीईओसी ने सफल बिडर का चुनाव करने के लिए स्विस चैलेंज ऑक्शन का रास्ता अपनाया था। बीटीएल ईपीसी के अलावा नवीन जिंदल के नेतृत्व वाली नालवा स्टील एंड पावर, अमित मेटालिक्स और रश्मि मेटालिक्स ने भी रेजोल्यूशन प्रक्रिया के तहत इस कंपनी के लिए बोली जमा की थी। आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया की अर्जी के चलते 29 अप्रैल 2022 को इस कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी की कोलकाता बेंच में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। 24 जनवरी को मैकनेली भारत का शेयर 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया कैपिटल अपनी सब्सिडरी सिकोया कैपिटल इंडिया की ओर से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का ऑडिट करवाने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिकोया कैपिटल इंडिया के समर्थन वाले गो मैकेनिक, जिलिंगो और भारत पे जैसे स्टार्टअप्स में वित्तीय गड़बड़ियों के इल्जाम के साथ साथ नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। ऑडिट के अलावा कंपनियों में बोर्ड सीट लेते समय सिकोया कैपिटल इंडिया अब ज्यादा सिलेक्टिव होगी और कुछ मामलों में बोर्ड में अपनी टीम के जूनियर मेंबर्स को ज्यादा सीनियर पार्टनर्स के साथ बदल भी सकती है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल के लिए बुरी खबरों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ भारतीय स्टार्टअप्स ने गूगल सीसीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दरअसल अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में गूगल ने एनसीएलटी का रुख किया था, पर कोई राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे और 8 राज्यों ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। गूगल के ऊपर डिजिटल एड कारोबार में अपनी दबदबे की स्थिति के चलते प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने और विज्ञापन विक्रेता व खरीदार को दूसरी किसी कंपनी के मुकाबले कम अनुकूल शर्तों पर अपने प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का भी इल्जाम लगाया गया है। दूसरी खबर,
आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स में छंटनी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। आशंका यह है कि दुनिया भर में अगले 6 महीने में 15 से 20 हजार लोगों की छंटनी हो सकती है। हालांकि इन कर्मचारियों को 60 दिन की सैलरी मिलेगी, पर बीते 2 सालों में तेज रफ्तार पर हुई भर्तियों से कंपनियों का कर्मचारी खर्च बढ़ा है और मार्केट में मांग धीमी पड़ने से कंपनियों पर निवेशकों की ओर से छंटनी का दबाव है। क्वेस्कॉर्प के वर्कफोर्स मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट लोहित भाटिया का कहना है कि पिछले 2 सालों में कंपनियों ने भर्तियां करते वक्त कई लोगों को बाजार मानकों और महंगाई से कहीं ज्यादा सैलरी दी है। इस बीच भारतीय ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने 380 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। भारत के सबसे पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप इनमोबी ने भी 50 से 70 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारी इनमोबी के साथ साथ इनके दूसरे बिजनेस ग्लांस से जुड़े हैं, जो लॉक स्क्रीन बेस्ड कंटेंट सर्विसेज मुहैया करवाता है। इनफैक्ट ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और इनमें कई ग्लोबल कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। अमेरिका की कंपनी 3M मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 2500 नौकरियों में कटौती करेगी। इसी तरह स्पॉटिफाई ने भी अपने 6% स्टाफ को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जायंट सैप भी अपने कोर कारोबार पर फोकस बढ़ाने के लिए 3000 लोगों की छंटनी करेगी। साथ ही IBM ने भी अपना सालाना कैश टारगेट मिस होने के बाद 3900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है। तीसरी खबर, वित्त वर्ष 2021-22 में राइड शेयरिंग कंपनी रैपिडो के घाटे में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है। इस वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का घाटा 166 करोड़ रुपए से बढ़कर 439 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी करीब 2 गुना बढ़कर 144 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 75 करोड़ रुपए ही था। नए कर्मचारियों की भर्ती और कोविड के बाद मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। चौथी खबर, गूगल एंड्रॉयड और एप्पल iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर देने के लिए एक भारतीय कंपनी भार OS नाम का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आई है। जंड के ऑपरेशंस यानी जंड के ऑप्स नाम की इस कंपनी ने IIT मद्रास से परामर्श के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इस OS का निजी कंपनियों को कस्टमाइज्ड यानी अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तब लॉन्च किया गया है जब गूगल को एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होंगी। ऐसी ही आपकी काम की और भी ढेर सारी खबरें जानने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राय, अपनी सलाह हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी पसंद के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते बीते कारोबारी हफ्ते में जारी हुए कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर एक बार नजर डाल लीजिए।